जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए आज हम बात करने वाले हैं झारखंड टॉप 10 क्वेश्चंस को। और ये जेपीएससी जेएसएससी स्पेशल सीरीज है और इसके आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हुए हैं। यहाँ से निश्चित ही आपको आने वाले एग्जाम में देखने को क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो कुछ झारखंड के हाईलाइट की अगर बात करें तो ये है झारखंड का राष्ट्रीय चिन्ह। यह है झारखंड का राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, जो कि हाल ही में नया लोगो बनाया गया है, तैयार किया गया है, जिसमें झारखंड की राजकीय पशु जो कि हाथी है, राजकीय पशु हाथी हो गया, राजकीय पुष्प पलाश, और इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों को, सौरा चित्रकारी को दर्शाया गया है। साथ ही साथ झारखंड की जो हरे भरे हरियाली को भी दर्शाया गया है इस लोगो में। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी चीज़ों को आप पहले से किए होंगे और इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होगा। साथ ही साथ झारखंड का राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये साल वृक्ष है। तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ से 3 और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि साल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या है, वो आपको याद रखना है। सोरैया रोबस्टा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो ये पलाश का वैज्ञानिक नाम है, पलाश फूल का, इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ हाथी का यानी एलिफेंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक एक करके हम सभी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। आज का पहला सवाल है कि निम्न में से किस जनजाति को जंगल की मछली के नाम से जाना जाता है, यानी किस जनजाति को जंगल की मछली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है असुर, बंजारा, बिरजिया या करमाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बिरजिया जनजाति को। बता दें कि बिरजिया जनजाति को जो है वो जंगल की मछली के नाम से जाना जाता है। बिरजिया जनजाति को जंगल की मछली के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह एक खानाबदोश जनजाति के रूप में माना जाता है। ये मुख्य रूप से अगर बात करें कि झारखंड में कहाँ निवास करती है, तो झारखंड के 2 जिले आप याद रखेंगे विशेष करके, जो कि पलामू और गढ़वा। पलामू और गढ़वा ये 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पे ये विशेष करके देखने को मिलते हैं इन जनजातियों को, बिरजिया जनजाति। साथ ही साथ याद रखेंगे इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, अगर इनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार अगर बिरजिया जनजाति की बात करें तो इसमें से वन उपज में कई सारे महत्वपूर्ण पदार्थ आते हैं जो कि वन उपज के रूप में देखने को मिलता है। साथ ही साथ शिकार, मछली पकड़ना, कृषि, श्रमिक, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य कह सकते हैं कि इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान से देखेंगे कि नौलखा मंदिर देवघर के पथुरी घाट के रानी द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सबसे पहले तो सवाल में ही आपको याद रखना है कि यहीं से आपके एक प्रश्न बन सकते हैं कि नौलखा मंदिर देवघर को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पथुरी घाट की रानी जो है उसके द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो याद रखेंगे यह जो मंदिर है वह राधा कृष्ण मंदिर है। और ये आप यहाँ से आप पिक्चर देख सकते हैं इसका, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। साथ ही साथ याद रखेंगे इसके बारे में अगर स्पष्टली आपको जानकारी नहीं है तो 60 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व अगर बात करें, 60 वर्ष पूर्व देवघर के पथुरी घाट की रानी चारूशिला, नाम आपको जरूर याद रखना है, रानी चारूशिला जो थी इसके द्वारा रानी चारूशिला के गुरु जो थे, गुरु बेलानंद ब्रह्मचारी, उन्हीं के निर्देशन में 9 लाख रुपए की लागत से राधा कृष्ण मंदिर का बनवाया गया था। याद रखेंगे 9 लाख की लागत से तैयार किया गया था, जिसके कारण से इसका नाम जो रखा गया वो नौलखा मंदिर रखा गया है। तो याद रखेंगे 9 लाख की लागत से बनाया गया है यह मंदिर, नौलखा मंदिर। और यह रानी चारूशिला, ये पथुरी घाट की रानी थी। ये अपने गुरु जो थे बेलानंद ब्रह्मचारी, उन्हीं के निर्देशन में 9 लाख रुपए की लागत से यह मंदिर जो है वो राधा कृष्ण मंदिर को बनवाया गया था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही साथ नौलखा मंदिर है कहाँ पे? तो यह देवघर जिले में अवस्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि झारखंड के संगीत उपकरणों के तहत इनमें से कौन शामिल है? तो सबसे पहले तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा संगीत उपकरण है जो कि
झारखंड के संगीत उपकरणों में शामिल है। सबसे पहला है वायु उपकरण, स्ट्रिंग उपकरण और तीसरा है ड्रम उपकरण। तो सबसे पहले याद रखेंगे इनका, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। इसमें से झारखंड की संगीत उपकरणों में अगर बात करें तो वायु उपकरण भी शामिल होता है, स्ट्रिंग उपकरण और साथ ही साथ ड्रम उपकरण भी इसमें शामिल होता है। सबसे सरल उपकरण की अगर बात करें, सबसे सरल उपकरण की बात करें तो झारखंड में बांसुरी को जो है वो सबसे सरल उपकरण के रूप में माना जाता है। वहीं अगर बात करें मोहन बासी, तिरियो, मुराली, जोरा, मुरा, ये सभी जो है शहनाई, ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं उपकरण जो है देखने को मिलता है। साथ ही साथ तार उपकरण की अगर बात करें, जिसे हम स्ट्रिंग उपकरण के रूप में मानते हैं, सबसे पहले वायु उपकरण है। तो वायु उपकरण वैसा उपकरण जिसको हम फूंक करके या तो वायु के मदद से, या कह सकते हैं कि वायु की मदद से जो बजता है उसे हम वायु उपकरण के रूप में लेते हैं। स्ट्रिंग उपकरण की अगर बात करें जिसमें तार लगा होता है, और ड्रम उपकरण के रूप में अगर बात करें तो जिसमें पीट करके, या कह सकते हैं कि जैसे मांदर हो गया, यहाँ पे ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, ये सभी जो वो ड्रम उपकरण के रूप में देखने को मिल सकता है। तार उपकरण में अगर बात करें तो एकतारा, सारंगी, बानम, मांद, ये सभी जो है वो तार उपकरण के रूप में देखने को मिलता है। वहीं मांदर, मांदर जो है वो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध, कह सकते हैं कि उपकरणों में से माना जाता है। संगीत उपकरणों में से मांदर का कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख स्थान देखने को मिलता है। जितने भी पर्व त्योहार या तो जितने भी इनके सांस्कृतिक महोत्सव होते हैं, वहाँ पे मांदर का उपयोग जो है वो विशेष करके देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे मांदर जो है वो झारखंड का प्रमुख उपकरणों में से एक माना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, झारखंड भारत के कुल चावल का लगभग कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? तो याद रखना कि झारखंड जो भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 3% यानी 3% जो है वो लगभग चावल का उत्पादन झारखंड जो है वो भारत के कुल उत्पादन का करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 3%। पश्चिमी सिंहभूम, ये आपको जिला याद रखना है क्योंकि झारखंड में चावल का सबसे अधिक उत्पादन जो देखने को मिलता है वो पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है वो चावल उत्पादन का सबसे प्रमुख जिले माना जाता है, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा और गुमला राज्य जो है वो ये प्रमुख चावल उत्पादक जिले माने जाते हैं झारखंड के। तो सबसे पहले लेकिन सबसे अधिक की अगर बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलता है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा और गुमला जिले हैं जो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 3% यानी लगभग 3% चावल का उत्पादन करता है भारत के। इनमें से सिंहभूम चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश के उत्पादक जिलों के रूप में माना जाता है। तो याद रखेंगे सिंहभूम जो क्षेत्र है या सिंहभूम जिले जो है ये सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करते हैं झारखंड में। तो उपयुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3%। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको यहाँ से बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है तमाड़ विद्रोह 1782, भूमिज विद्रोह 1832 से 34, संथाल विद्रोह 1855 से 57, सरदारी आंदोलन 1895 से 1902। तो इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सरदार आंदोलन। सरदारी आंदोलन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो तमाड़ विद्रोह या 1782 में ठाकुर भोलानाथ सिंह के निर्देशन में ये कह सकते हैं युद्ध लड़ा गया था। और 1782 के अलावा तमाड़ विद्रोह की अगर बात करें तो 1789 और साथ ही साथ 1797, ये दो ऐसे काल हैं, इनमें से भी कह सकते हैं कि तमाड़ विद्रोह जो वो अलग अलग समय में हुआ था और इसका निर्देशन जो भी है वो भी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1782 में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा। और अंग्रेज अधिकारी इस समय कौन थे तो जेम्स क्रॉफ्ट। इस समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे तो जेम्स क्रॉफ्ट थे इस समय अंग्रेज के अधिकारी। अगला है भूमिज विद्रोह। तो याद रखेंगे इसे गंगा नारायण का हंगामा के रूप में भी माना जाता है और यह बड़ा भूम या बड़ा बाजार, वहाँ पे 1 मई 1832 को एक घटना घटे थी जिसमें कह सकते हैं कि बड़ा भूम का बड़ा बाजार जो है उसको लूट लिया गया था और उस पर अधिकार कह सकते हैं कि लूट करके उसमें पूरा अधिकार कर लिया था। कितना तारीख को तो ये डेट भी आपको याद रखना है 1 मई 1832 को बड़ा भूम के बड़ा बाजार को जो लूटा गया था वो 1 मई 1832 को। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है।
साथ ही साथ एक और पूछा जाता है कि इनमें से किस विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। तो याद रखेंगे भूमिज विद्रोह को जो है वो गंगा नारायण का हंगामा के रूप में कहा जाता है। और यह 1832 से लेकर 1834 तक ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इसका है इस विद्रोह का। अगला विद्रोह है संथाल विद्रोह। तो शायद ही कोई ऐसे झारखंड के छात्र होंगे जो कि कह सकते हैं कि संथाल विद्रोह के बारे में उसे जानकारी नहीं होगा। तो ये सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में मुख्य रूप से ये दो भाई थे। इसके अलावे तो उनके जितने भी चांद, भैरव, फूलो, झानो ये सभी उसमें शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से सिद्धू कान्हू ने इस विद्रोह का जो है वो निर्देशन या कह सकते हैं कि नेतृत्व में यह विद्रोह का आरंभ होता है। और यह टाइम पीरियड अगर बात करें तो 1855 से लेकर 1857 तक यह विद्रोह चलता है। इसका कारण क्या था? तो बहुत बार सवाल हमसे यहाँ से क्या कि विद्रोह के बारे में पूछा जाता है कि आखिर में कोई विद्रोह क्यों होता है, उसका कुछ तो कारण होगा। तो जैसे भूमिज विद्रोह की अगर बात करें तो इसमें क्या कि कंपनी के द्वारा या तो कह सकते हैं कि वहाँ के जो भी जमींदार थे उस पर अधिक राजस्व का थोपना, ये कह सकते हैं कि भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण था। उसी तरह से अगर संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह का भी कारण क्या था? तो अंग्रेजों का शोषण पहला सबसे पहले इसमें था। दूसरा क्या था कि बंगाली एवं अन्य महाजनों तथा साहूकारों का शोषण। जो भी यहाँ के कह सकते हैं कि बंगाल के और अन्य जो भी महाजन थे या साहूकार थे उनके द्वारा अधिक शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण से ही संथाल विद्रोह का कह सकते हैं कि उद्भव होता है। और यह 1855 से लेकर 1857 के बीच में यह विद्रोह जो है वो एक भयावह विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है झारखंड में। वहीं अगर बात करें सरदारी आंदोलन तो 1895 से 1902 के बीच में सबसे पहले याद रखेंगे यह विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा आंदोलन का विद्रोह था। बिरसा आंदोलन के रूप में जिसे हम कहते हैं, तो याद रखना यह उलगुलान विद्रोह या तो बिरसा मुंडा का आंदोलन ये 1895 से 1900 तक ये चलता है। जबकि वहीं अगर बात करें सरदारी आंदोलन की अगर बात करें तो यह 1859 से 81 का टाइम पीरियड है, इसका ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ एक पुस्तक है द मुंडाज, एक पुस्तक का नाम आपको याद रखना है द मुंडाज। द मुंडाज में क्या है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? द मुंडाज। तो यह पुस्तक जो है एस सी राय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। एस सी राय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था द मुंडाज, जिसमें सरदारी आंदोलन का जिक्र किया गया है। तो याद रखेंगे यह विद्रोह मुख्य रूप से 1859 से लेकर 1881 तक यह विद्रोह जो है वो देखने को मिलता है झारखंड में। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे, सरदारी आंदोलन का जो मुख्य कारण था, सरदारी आंदोलन आखिर में हुआ क्या, क्यों था? तो याद रखेंगे सबसे पहले तो इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था कि जाति प्रथा की समाप्ति करना, जमींदारों को भगाना और भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना। ये तीन जो है इनका मुख्य उद्देश्य था सरदारी आंदोलन का। और यही तीन प्रमुख उद्देश्यों के साथ यह विद्रोह जो है वो किया गया था कि सबसे पहले जाति प्रथा की समाप्ति करना, जमींदार जो है इन पर जो शोषण कर रहे थे उनको यहाँ से भगाने का, और साथ ही साथ भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना। क्योंकि उस समय के समय काल में क्या कि भूमि को लेकर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध हुआ करता था। ये सभी कारणों से कह सकते हैं कि सरदारी आंदोलन की शुरुआत होती है और इसके बारे में आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जाति पंचायत प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? तो याद रखेंगे उरांव जनजाति जो है ये पढ़ा पंचायत प्रशासनिक प्रणाली का अनुसरण करती है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यानी उरांव जनजाति जो है वो जाति पंचायत प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि याद रखें कि उरांव जनजाति जो है पढ़ा पंचायत प्रशासनिक प्रणाली का अनुसरण करती है। झारखंड की आदिवासी अगर आबादी की बात करें कि झारखंड में कुल आदिवासी आबादी कितना है, तो लगभग 86,45,042। और ये आपको बताया जा रहा है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। ये आपको याद रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार से ये जनसंख्या है। आगे चलते हैं। इसमें आज का अगला सवाल है कि डोकलो सोहोर प्रशासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों की शुद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो याद रखेंगे डोकलो सोहोर प्रशासन व्यवस्था, इसमें जो एक शब्द आपको देखने को मिलता है करटाहा। तो करटाहा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि करटाहा जो है वो खड़िया समाज में शुद्धिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत
की है। तो याद रखेंगे खड़िया समाज के द्वारा ये इसकी शुरुआत करती है, खड़िया समाज के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। और सबसे पहले इसमें आखिर में होता क्या है, तो करटाहा आखिर में शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है इस समाज में। तो ऐसा माना जाता है कि कोई एक व्यक्ति आरोपी, अगर कोई एक आरोपी व्यक्ति है तो उसको केवल तभी वापस कह सकते हैं कि अपने समाज में या तो अपने गांव में उसको शामिल तभी किया जा सकता है जब वह करटाहा के द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि कोई गलत कार्य कर लेता है या तो कोई आरोपी होता है तो उसे निष्कासित करने का, या तो कह सकते हैं कि गांव से बाहर कर दिया जाता है, या तो और भी कई तरह के महत्वपूर्ण दंड प्रक्रिया जो है वो देखा गया है। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग दंड की प्रक्रिया है। जैसे आप जानते होंगे संथाल में एक शब्द है बिटलाह। तो बिटला जो है वो कह सकते हैं कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है और वो उसे बाहर कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन के बाद उसे वापस बुलाया जाता है, जिसका कुछ शर्त रखा गया है, उस शर्त को पूरा करने के बाद। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि करटाहा के द्वारा जब शुद्धिकरण कर लिया जाता है तो उसे वापस जो है वो आ सकता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी करटाहा। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपको निश्चित ही आने वाले एग्जाम में एक प्रश्न तो कम से कम जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एम रामा जोइस किस राज्य के राज्यपाल थे? बिहार के, झारखंड के, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे झारखंड एवं बिहार ये दोनों राज्य के राज्यपाल रह चुके थे, जिनका निधन कह सकते हैं कि देखने को मिला है, क्योंकि याद रखेंगे फरवरी 2021 में ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एम रामा जोइस किस राज्य के राज्यपाल थे? तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी झारखंड और बिहार, ये दोनों राज्य के। फरवरी 2021 में उनका निधन हो गया और उनकी उम्र कह सकते हैं कि 89 वर्ष की उम्र में, यानी 89 वर्ष की उम्र में उनका जो है वो निधन हो गया फरवरी 2021 में। वे झारखंड के किस नंबर के राज्यपाल थे? तो ये भी आपको याद रखना है कि झारखंड के वो किस नंबर के राज्यपाल थे। और वे एक उल्लेखनीय लेखक एवं इतिहासकार थे। उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। याद रखेंगे एम रामा जोइस की अगर बात करें तो यह दो राज्य पंजाब और हरियाणा ये दो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। तो ये दोनों राज्य आपको निश्चित ही आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि किस राज्य के यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। तो पंजाब एवं हरियाणा ये दो राज्य आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि किस राज्य के राज्यपाल थे, तो झारखंड और बिहार के ये दो राज्य के ये राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके थे। साथ ही साथ याद रखेंगे राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं ये, और इनका जन्म कर्नाटक के शिमोगा जिले में हुआ था। अगर पूछा जाए कि एम रामा जोइस का जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका जन्म झारखंड या कह सकते हैं कि किस राज्य में हुआ था, तो याद रखेंगे कर्नाटक के शिमोगा जिले में इनका जन्म हुआ था। 1975 से लेकर 1977 तक आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भी भेजा गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकता है सवाल कि ये 1975 से 1977 के बीच में किस झारखंड के कौन से पूर्व राज्यपाल जो कि आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भेजा गया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा एम रामा जोइस को। और इनकी पुस्तक कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे अवर पार्लियामेंट यह पुस्तक जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अगला है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है। अगला पुस्तक है ह्यूमन राइट्स भारतीय वैल्यूज। इसके अलावा एक और बुक है सीड्स ऑफ मॉडर्न पब्लिक लॉ इन एंशिएंट इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये आपको बुक का नाम याद रखना है। यहाँ से कोई भी पुस्तक जो है इसके द्वारा पूछा जा सकता है कि आवर पार्लियामेंट या लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया या ह्यूमन राइट्स भारतीय वैल्यूज, इन सभी पुस्तक के लेखक कौन है, या आवर पार्लियामेंट, ये सभी पुस्तक के लेखक जो है वो एम रामा जोइस ही थे। तो यहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आता है। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। यहाँ से कोई भी प्रश्न किसी तरह से भी पूछा जाता है, क्योंकि
निश्चित ही आपको एक पॉइंट आपको सिर्फ नाम याद रखना है, एम रामा जोइस। लेकिन इसके अलावे इनसे जितने भी जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो कोई भी जानकारी से आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जनजातीय भाषा द्रविडियन परिवार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कुड़ुक। याद रखेंगे, झारखंड में जनजातीय भाषाओं को देखा जाए तो कुछ ऑस्ट्रो एशियाटिक और कुछ द्रविडियन जो कि कुड़ुक और कुछ माल्टो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। जैसे खोरठा भाषा, यहाँ से आपसे याद रखना है, खोरठा भाषा जो है वो मगही से संबंधित है। खोरठा भाषा जो है ये मगही से संबंधित है। आगे अगर बात करें तो इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है और आज का ये अंतिम सवाल है कि भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड संयंत्र झारखंड में कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड संयंत्र झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मूरी रांची में। मूरी रांची में जो है वो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड संयंत्र झारखंड में स्थित है। तो ये कहाँ पे है? तो मूरी रांची में अवस्थित है। आपको बताना कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको बताना कि इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो ये आपका होमवर्क के रूप में रहता है, इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड संयंत्र झारखंड में स्थित जो मूरी रांची में है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो इस तरह का अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और धैर्य से के साथ आप सभी तैयारी करें और बने रहें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।